हे एवरीवन, वेलकम टू जुडिशरी प्लस। हम डिस्कस कर रहे हैं आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट ऑफ 1996 की सीरीज़, जिसमें हमने ऑलरेडी 39 सेक्शन तक कर लिया है। वीडियो सारी प्लेलिस्ट में पड़ी है, अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन नंबर 40 से। विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम स्टार्ट करते हैं आज के सेक्शन के साथ। जो पहला सेक्शन है ये बोल रहा है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट नॉट टू बी डिस्चार्ज बाय डेथ ऑफ द पार्टीज देयर टू। अगर दो पार्टी के बीच में अग्रीमेंट है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है, तो अगर किसी पार्टी की डेथ हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अग्रीमेंट खत्म हो जाएगा, अग्रीमेंट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो क्लॉज नंबर 1 या सबसेक्शन 1 क्या बोल रहा है कि कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है वो डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा, बस इस रीज़न से कि किसी पार्टी की जो है डेथ हो गई है और they are to either as respect the deceased or the in respect of any other party, but shall in such event by enforceable by or against the legal representative of the deceased। ठीक है, तो नॉर्मली सिंपल बातों में बस अगर समझना चाहे तो यही बोल रहा है कि आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट डिस्चार्ज नहीं हो जाएगा अगर कोई भी पार्टी की डेथ हो जाती है, ईदर ऑफ द पार्टी। ठीक है, बट इन केस में क्या होगा, जिस केस में डेथ हो जाएगा तो जो पार्टी अभी जिंदा है, जो पार्टी अभी है प्रेजेंट, वो पार्टी प्लस जिस पार्टी की डेथ हो गई है, तो जो इसकी डेथ हो गई है डिसीज्ड वन की, डिसीज्ड पर्सन की जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि इन दोनों के बीच में अब वो अग्रीमेंट एग्जिस्ट करेगा। एक पार्टी जो अलाइव है एंड सॉरी राइटिंग इग्नोर करिएगा, अलाइव है एंड जो डिसीज है उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव के बीच में ये अग्रीमेंट जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है कि जो मैंडेट है ना आर्बिट्रेटर का वो टर्मिनेट नहीं हो जाता है बस इस रीज़न से कि एक पार्टी की डेथ हो गई है और वो पार्टी है जिसने उसको अपॉइंट किया है, तो उसका मैंडेट नहीं खत्म हो जाएगा। फिर सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि इस सेक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं दे रहा जो अफेक्ट करता है किसी लॉ के ऑपरेशन को, बाय वर्च्यू ऑफ विच कोई राइट जो है, राइट ऑफ एक्शन, वो एक्सटिंग्विश हुआ है बाय द डेथ ऑफ अ पर्सन। ठीक है, तो कोई राइट जो है एक्सटिंग्विश कैसे हुआ, डेथ के कारण। तो इस सेक्शन में कुछ भी नहीं दिया गया किसी ऑपरेशन ऑफ लॉ को जो अफेक्ट करे, और जो कोई राइट है, राइट ऑफ एक्शन, उस एक्सटिंग्विश हो जाता है पर्सन के डेथ के कारण, तो ऐसा कुछ अफेक्ट नहीं करेगा। ये हो गया हमारा सेक्शन नंबर 40। अब इसके बाद वाला सेक्शन जो है वो आता है सेक्शन नंबर 41, जो कि प्रोविज़न बता रहा है इंसॉल्वेंसी के रिगार्डिंग। तो जब प्रोवाइड किया गया है टर्म्स में, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में, जिसमें कि कोई इंसॉल्वेंट पार्टी है, ठीक है, to which an insolvent is a party that any dispute arise out or in connection therewith shall be submitted to arbitration. The said term shall, if the receiver adopt the contract, be enforceable by or against him so far as it relates to any such dispute। ठीक है, तो यहाँ सिंपली यही बोल रहा है वेयर इट इज़ प्रोवाइडेड बाय द टर्म्स। कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में ये प्रोवाइड किया गया है कि कोई अगर पार्टी जो है इंसॉल्वेंट हो जाता है और उसमें अगर कोई डिस्प्यूट अराइज होता है इन कनेक्शन विथ आर्बिट्रेशन के कनेक्शन में, ठीक है, तो वैसे जो है ना से टर्म्स, वैसे टर्म्स जो होंगे अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट ने अडॉप्ट कर लिया, द रिसीवर अडॉप्ट्स अ कॉन्ट्रैक्ट, अगर रिसीवर ने कॉन्ट्रैक्ट अडॉप्ट कर लिया तो वो इन्फोर्सिएबल हो जाएंगे बाय और अगेंस्ट हिम सो फार एज इट रिलेट्स टू सच डिस्प्यूट। तो जो इतने भी वो इन्फोर्सिएबल है वो क्या हो जाएंगे, वो जो है वो जो कॉन्ट्रैक्ट अगर रिसीवर ने अडॉप्ट कर लिया इन्फोर्सिएबल हो जाएंगे बाय और अगेंस्ट उस पर्सन के जो कि उस डिस्प्यूट से रिलेटेड है। ठीक है, फिर इसका सेकेंड सबसेक्शन बोल रहा है जहाँ कोई पर्सन जो है जिसको एडजज किया गया इंसॉल्वेंट हैड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग कमेंस होने से पहले वो पार्टी बन जाता है किसी आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट का, और कोई मैटर है, ठीक है, जिस पे अग्रीमेंट अप्लाई हो रहा है वो डिटरमाइन हो रहा है उन कनेक्शन विथ और फॉर द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग, देन ऐसे केस में क्या होगा, इफ द केस इज वन विच सबसेक्शन 1 डज नॉट अप्लाई, ऐसा केस है जहाँ सबसेक्शन 1 अप्लाई नहीं हो रहा है और कोई अदर पर्सन या रिसीवर जो है वो अप्लाई कहाँ कर रहा है, जुडिशियल अथॉरिटी के पास, जिसके पास जुरिस्डिक्शन है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में किसी ऑर्डर के रिगार्डिंग जो डायरेक्ट करता है जो भी मैटर इन क्वेश्चन है उसको सबमिट किया जाना चाहिए आर्बिट्रेशन के सामने, आर्बिट्रेशन
अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग और कोई जुडिशियल अथॉरिटी जो है उसके ओपिनियन में और सारे सर्कमस्टांसेस जो भी केस को उसके ध्यान में रखते हुए जो भी मैटर जो है वो अगर आर्बिट्रेशन के द्वारा डिटरमाइन किया जाएगा और उसके हिसाब से ऑर्डर दे दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है सिंपली कि कोई पर्सन है जिसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर दिया गया है किसी इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के कमेंसमेंट से पहले ही, और वो पार्टी है कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की, तो कोई भी मैटर जो है जो रिलेटेड है उस अग्रीमेंट से वो अप्लाइज होता है और रिक्वायर होता है कि वो कैसे डिटरमाइन हो इन कनेक्शन विद द पर्पस ऑफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स, यानी कि इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स से कनेक्टेड होने के पर्पस के कारण। और अगर कोई केस ऐसा है जो सबसेक्शन 1 में फॉल नहीं करता है तो कोई अदर पार्टी हो या रिसीवर हो, ठीक है, वो अप्लाई कर देगा जुडिशियल अथॉरिटी को जिसके पास जुरिस्डिक्शन है वैसे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स में, और ऑर्डर के लिए जो कि डायरेक्ट करता मैटर इन क्वेश्चन को सबमिट करना आर्बिट्रेशन के सामने इन अकॉर्डेंस विद द आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और जो जुडिशियल अथॉरिटी है उसके ओपिनियन में और उसके रिगार्ड में अगर ऐसा लगता है कि सर्कमस्टांसेस जो केस हैं वो उस केस वैसे सर्कमस्टांसेस के अंदर की मैटर किससे डिटरमाइन होना चाहिए, आर्बिट्रेशन के अंदर, और ऑर्डर उस हिसाब से बनना चाहिए। तो बेसिकली अगर इस सेक्शन में देखा जाए तो कौन अप्लाई कर रहा है, कोई अदर पार्टी या रिसीवर जो अप्लाई कर रहा है जुडिशियल अथॉरिटी के सामने जिसके पास जुरिस्डिक्शन है, ठीक है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, और उससे रिक्वेस्ट कर रहा है कि ऑर्डर मेड कर दे और उसमें डायरेक्ट करे कि जो भी मैटर इन क्वेश्चन है और उसको सबमिट करे आर्बिट्रेशन के सामने आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग। और जितने भी जुडिशियल अथॉरिटी है ना वो क्या करेंगे, मैं अगर उनके ओपिनियन में और सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखते हुए अगर डिटरमाइन होता है कि आर्बिट्रेशन को आगे बढ़ना आना चाहिए तो फिर उस वही आगे बढ़ जाएगा। इस सेक्शन में जो एक्सप्रेशन रिसीवर में इंक्लूड करता है ऑफिशियल असाइनी भी सबसेक्शन 3 में ये बोल रहा है हमें। फिर जो है नेक्स्ट सेक्शन जो है जुरिस्डिक्शन के बारे में बात कर रहा है, इसमें बस इतनी बातें हो रही है कि अगर कहीं पे भी कुछ भी दे रखा हो इस पार्ट में, इस एक्ट के इस पार्ट में और किसी अदर लॉ में, ठीक है, कुछ भी दे रखा हो इस एक्ट के इस पार्ट में या किसी अदर लॉ में, ठीक है, फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, जहाँ with respect to arbitration agreement and application under this part has been made in a court, ठीक है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के रेस्पेक्ट में कोई एप्लीकेशन कहाँ पे मेड की गई है, कोर्ट में, तो कोर्ट अलोन शैल हैव जुरिस्डिक्शन ओवर द आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल, तो कोर्ट के पास अकेले को जुरिस्डिक्शन है किसके रिगार्डिंग, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के रिगार्डिंग, और सारे सब्सिक्वेंट एप्लीकेशन के रिगार्डिंग जो अराइज होता है उस अग्रीमेंट के साथ और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के साथ, ठीक है, और वो मेट किया जाएगा उस कोर्ट में एंड इन नो अदर कोर्ट, बस उसी कोर्ट में मेट किया जाएगा और किसी और कोर्ट में नहीं किया जा सकता है। तो सिंपल शब्दों में देखें तो यही बोल रहा है कि अगर इस पार्ट के कहीं और कुछ और लिखा हो या किसी अदर लॉ में कुछ और लिखा हो जो इन्फोर्स्ड है अभी, ठीक है, और जहाँ विद रिस्पेक्ट टू आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट, ठीक है, आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के रिस्पेक्ट में कोई एप्लीकेशन जो है इस पार्ट के अंदर मेड की गई है कोर्ट में, तो अगर कोर्ट में एप्लीकेशन मेड की है तो कोर्ट के पास ही सिर्फ जुरिस्डिक्शन है उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग, और सारे सब्सिक्वेंट यानी कि बाद में जो एप्लीकेशन आएंगे उसके रिगार्डिंग जो कि किसी अग्रीमेंट से अराइज हुई है, और जो आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स है ना वो कैसे मेड होगी, वो कोर्ट में मेड होगी और उसी कोर्ट में जहाँ अप्लाई किया गया है और किसी अदर कोर्ट में नहीं होगी वैसे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग। तो जिस कोर्ट में जो है कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन है और आर्बिट्रल प्रोसीडिंग स्टार्ट की गई है तो फिर वहीं पे उसी कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन होगा, अदरवाइज दूसरे कोर्ट के पास जुरिस्डिक्शन नहीं होगा उस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के रिगार्डिंग। फिर 42A जो है कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन के बारे में बोल रहा है, तो सेम चीज़ है कि किसी अदर लॉ में या किसी लॉ जो फोर्स में है उसमें कुछ भी दे रखा हो, आर्बिट्रेटर जो है या आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो है और जो पार्टीज़ है आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट की वो कैसे रहेंगी, वो कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, ठीक है, सारे आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के लिए एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट वेयर इट इज डिस्क्लोजर इज नेसेसरी फॉर द पर्पस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन एंड इन्फोर्समेंट ऑफ अवार्ड, ठीक है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन में सिंपली यही बात कर रही है कि कोई आर्बिट्रल है या आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन है और जो पार्टीज है आर्बिट्रल अग्रीमेंट की वो मेंटेन क्या करेंगी, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगी सारी आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स की,
एक्सेप्शन भी है जहाँ बोल रहा है कि जहाँ डिस्क्लोजर नेसेसरी है ताकि इम्प्लीमेंट कराया जा सके या इन्फोर्स कराया जा सके वैसा अवार्ड, तो फिर वहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल केस में देखा जाए तो कोई आर्बिट्रेटर जो है या आर्बिट्रल इंस्टीट्यूशन जो है, और जो पार्टीज आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट के लिए वो कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करेंगे सारे ऑर्बिटल प्रोसीडिंग्स में, बस उन सबको छोड़ के जहाँ डिस्क्लोजर नेसेसरी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट सेक्शन है 42B जो कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ के बारे में बोल रहा है। वैसा एक्शन जो गुड फेथ में लिया गया है उसका प्रोटेक्शन। तो नो सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई अगेंस्ट द आर्बिट्रेटर। ठीक है, तो कोई भी सूट जो है या अदर लीगल प्रोसीडिंग जिसके बिहाफ में नहीं ला जा सकती है तो वो आर्बिट्रेटर के लिए नहीं लाई जा सकती है। फॉर एनीथिंग विच इज़ इन गुड फेथ डन और इंटेंडेड टू बी डन अंडर दिस एक्ट। ठीक है, किसी भी चीज़ के लिए जो गुड फेथ में की जा रही हो या करने का इंटेंशन है इस एक्ट के अंदर, और रिलाइज और रूल्स एंड रेगुलेशन में देयर अंडर, या उसके अंदर कोई रूल्स है उसके अंदर, तो कोई भी सूट या लीगल प्रोसीडिंग्स जो है आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट नहीं लाई होगी किसी भी चीज़ के कारण। अगर गुड फेथ में जो है उसने कोई चीज़ किया है और उसकी वजह से जो है एक्शन लेना पड़ रहा है, तो फिर वैसे सूट और अदर प्रोसीडिंग्स जो है लाई नहीं होंगे आर्बिट्रेटर के अगेंस्ट। ठीक है, उनको प्रोटेक्शन दिया गया, अगर गुड फेथ में है तो नहीं मिलेगा, तो नहीं एक्शन फाइल होगा। ठीक है, फिर 43 में बेसिकली हमारे पास लिमिटेशन के बारे में बोल रहा है कि लिमिटेशन एक्ट 1963 जो है उसके सारी प्रोविज़न जो आर्बिट्रेशन एक्ट पे अप्लाई होंगे, जैसे प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट होते हैं। ठीक है, फिर सबसेक्शन 2 बोल रहा है इस सेक्शन के लिए जो लिमिटेशन एक्ट है 1963 और आर्बिट्रेशन उसको क्या माना जाएगा, वो कब से कमेंस हुआ है, shall deemed to have been commenced on the day referred in section 21। तो सेक्शन 21 के हिसाब से माना जाएगा उस दिन ये कमेंस हुआ है। और सबसेक्शन 3 बोल रहा है कि कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट जो है, ठीक है, सबमिट करने के लिए फर्दर डिस्प्यूट अग्रीमेंट किस लिए, ताकि फर्दर डिस्प्यूट जो है सबमिट हो जाए आर्बिट्रेशन का, और वो प्रोवाइड करता है कि कोई क्लेम है जिसपे अग्रीमेंट जो है अप्लाई होता है वो बार होगा अनलेस सम स्टेप टू कमेंस आर्बिट्रल प्रोसीडिंग इज टेकन विद इन अ टाइम फिक्स बाय द अग्रीमेंट। तो जहाँ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट सबमिट कर रहा है फर्दर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग, जो कि प्रोवाइड करता है कि कोई भी क्लेम जिस पे अग्रीमेंट अप्लाई होता है वो बार हो जाएगा। तो सिंपली यही बोल रहा है कि अगर सबमिट कर रहे हैं फर्दर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्लेम जो आर्बिट्रेशन पे हो रहा है उसको बार कर दिया जाएगा, अनलेस तब तक बार किया जाएगा जब तक कुछ स्टेप जो है कमेंसमेंट का वो सेटअप नहीं कर लेते हैं आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स के लिए। ठीक है, और जब तक कोई स्टेप कमेंस नहीं कर लेता आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स के लिए इज टेकन विद इन अ टाइम पीरियड बाय द गवर्नमेंट। ठीक है, एंड अ डिस्प्यूट अराइजिंग टू विच द आर्बिट्रेशन and a dispute arising to which the agreement apply the court if his opinion that the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused and notwithstanding that the time so fixed has expired or may on such term if any as the justice of the case may require extended time for such period is things proper। ठीक है, तो सिंपली जो है सबसेक्शन 3 हमें यही बता रहा है कि कोई आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट है उसको सबमिट करना है फर्दर डिस्प्यूट आर्बिट्रेशन के सामने। ठीक है, रिलेटिंग टू द क्लेम टू विच अग्रीमेंट अप्लाई, तो वो बार हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा अग्रीमेंट है, कोई भी ऐसा क्लेम है जिस पे अग्रीमेंट अप्लाई होता है वैसे उसको बार कर दिया जाएगा, अनलेस अनलेस क्या बोल रहा है, कुछ स्टेप जो है आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को कमेंस करने के लिए लिए जाए। अगर कुछ स्टेप लिया जाएगा तो ठीक है। ठीक है, और वो कब तक लिया जाएगा, फिक्स टाइम जो अग्रीमेंट के बीच दिया गया है उसके अंदर अंदर। और कोई डिस्प्यूट अगर अराइज होता है अग्रीमेंट के अंदर वो कोर्ट में भी अप्लाई हो जाएगा। डिस्प्यूट कहाँ अप्लाई होगा, कोर्ट में। और अगर उनके ओपिनियन में और सर्कमस्टांसेस में अनड्यू हार्डशिप के बारे में दे रखा है तो क्या बोला जाएगा कि in the opinion that the circumstances of the case undue hardship would otherwise be caused, undue hardship हो जाएगा otherwise। ठीक है, तो notwithstanding anything for time so fixed has expired may on the term if any as a justice as a case may require extended time for such period as it thinks proper।
जहाँ आर्बिट्रेशन अग्रीमेंट को सबमिट करना है फर्दर डिस्प्यूट के लिए आर्बिट्रेशन के सामने, वो प्रोवाइड कर रहा है कोई क्लेम जिस पे आर्बिट्रेशन अप्लाई होता है और वो बार किया जाएगा वैसे स्टेप को, वैसे डिस्प्यूट को, तब तक जब तक कुछ स्टेप नहीं लिया जा सके आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स को कमेंस करने के लिए, और उस टाइम के अंदर ही वो लिया जाएगा। और कोई डिस्प्यूट अराइज होगा अग्रीमेंट से रिलेटेड कोर्ट के द्वारा, तो ये सरकार ओपिनियन में और सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस जहाँ अनड्यू अदरवाइज कॉज हो जाएगा अदरवाइज, ठीक है, तो वहाँ दे दिया जाएगा। अगर कोर्ट के ओपिनियन में है कि अगर वो नहीं ऐसा करते हैं तो फिर अनड्यू हार्डशिप हो जाएगा। तो नॉट विस्टैंडिंग एनीथिंग, कुछ भी हो, जो भी टाइम फिक्स करा जाएगा जो एक्सपायर्ड हो जाएगा, वैसे टर्म्स एंड कंडीशन में अगर जस्टिस लगता है तो वो टाइम भी एक्सटेंड कर देंगे, तो ठीक है, टाइम भी एक्सटेंशन मिल जाएगा इसमें, यही इंपॉर्टेंट है। और सबसेक्शन 4 जो है वो बोल रहा है अगर कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया कि आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करना है, तो पीरियड बिटवीन द कमेंसमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड द डेट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, ठीक है, किस पीरियड के बीच में बात हो रही है, जिस दिन आर्बिट्रेशन कमेंस हुआ है और जिस दिन ऑर्डर दिया गया है कोर्ट का, उसको एक्सक्लूड किया जाएगा इन कंप्यूटिंग द टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन एक्ट। जब भी लिमिटेशन एक्ट कंप्यूट करेंगे तो उस सबको एक्सक्लूड कर दिया जाएगा ताकि कमेंस हो जाए प्रोसीडिंग्स, ठीक है, इंक्लूडिंग आर्बिट्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्यूट सो सबमिटेड। तो जहाँ कोई कोर्ट ने ऑर्डर किया आर्बिट्रल अवार्ड के रिगार्डिंग कि उसको सेट असाइड करना है, तो जो भी पीरियड है बिटवीन कमेंसमेंट ऑफ द अग्रीमेंट ऑफ द आर्बिट्रेशन, तो जो भी पीरियड है जब कमेंस हुआ आर्बिट्रेशन और जो डेट है जिस दिन ऑर्डर आई कोर्ट की, तो वो सारी एक्सक्लूड कर देंगे जब भी कंप्यूट करते हैं टाइम पीरियड लिमिटेशन एक्ट 1963 के पर्पज से। और जब भी कमेंस होगा प्रोसीडिंग्स जिसमें आर्बिट्रेशन भी आ जाता है विथ रिस्पेक्ट टू सो डिस्प्यूटेड, ठीक है, तो सिंपली यही बोला जाए जब भी टाइम कैलकुलेट करेंगे लिमिटेशन एक्ट के अंदर, तो जो पीरियड है जब कमेंस हुआ था आर्बिट्रेशन और जो डेट है जिसमें ऑर्डर दिया गया था कोर्ट को, वो दोनों डेट जो है एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, ठीक है। अब यहाँ तक ही आज रखते हैं, नेक्स्ट सेशन में अपना हम आगे की सेक्शन देखेंगे। सो आज के लिए दिस इज़ ऑल, थैंक यू।